नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साहित्य 24/7। दोस्तों, हमारा चल रहा था आदिकाल की भूमिका को लेकर और आदिकाल की भूमिका लगभग समाप्ति की ओर ही है। एक कवि तो बच रहे हैं डॉक्टर नगेंद्र जी, उसके बारे में हमें पढ़ना है। और दूसरा जो बच रहा है हमारे पास वो है नागरी प्रचारिणी सभा काशी का, जो क्या बोलते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास का जो काल विभाजन है ना, वो हमारे पास में बचा हुआ है। बाकी हमने कंप्लीट कर लिया और उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको उचित और स्पष्ट शब्दों में अच्छे से समझ में आई होगी। इसी आशा और उम्मीद के साथ में मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ और आपकी राय जानने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है या नहीं। तो कृपया एक कमेंट करके मुझे अवगत करवाएं। अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, और नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ बदलाव करेंगे भाई, क्योंकि नीरस क्लासें होना शोभा नहीं देता। मैंने बहुत बार देखा है, मैं बहुत बार बोल भी चुका हूँ वीडियो के अंदर कि भाई एक कमेंट और एक लाइक तो बनता है क्लास के लिए। जब हम आपको इतना मैटर अवगत करवा रहे हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त प्रदान कर रहे हैं, तो क्या आपका इतना भी फर्ज नहीं बनता कि आपकी एक तो लाइक कर दें और एक उसको कमेंट डाल दें? इतना तो फर्ज बनता है यार आपका। अगर नीरस तरीके से ही कक्षाएं रखनी है तो बात अलग है, बाकी आप जानो और आपका काम जाने। दोस्तों, अगर आप YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने का प्रयास करें। जितना हो सके अपने फ्रेंड्स लोगों से शेयर करें। और आपने अगर स्वयं ने नया विजिट किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। इसी आशा और उम्मीद के साथ में माँ सरस्वती के चरणों में वंदन करते हुए कक्षा की शुरुआत करते हैं। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगत व्यापिनी वीणां पुस्तक धारिणी भवयतां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिक मालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां। कक्षा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने काल विभाजन को अनेक तरीकों से पढ़ा है, अनेक कवियों के बारे में पढ़ा है। उसके बारे में विभिन्न कवियों ने विभिन्न तरीके से अपने अपने हिसाब से काल विभाजन किया है। आज उसी कड़ी में हम डॉक्टर नगेंद्र जी को पढ़ने जा रहे हैं। तो हम अपना हेडिंग डालेंगे, जो भी है हमारा 10वां है या 11वां, जो भी हेडिंग है वो डालेंगे डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र जी। इनका काल विभाजन है वह उचित है, मान्य है, क्योंकि नगेंद्र जी एकमात्र ऐसे राइटर हैं, एकमात्र ऐसे कवि और व्यक्तित्व हुए हैं जिनको किसी भी कवि ने या किसी भी इतिहासकार ने गलत नहीं ठहराया। हाँ, कुछ चीजें हैं एक दूसरे के साथ में आपस में कनेक्ट हैं, उनमें कई बार क्या है कि एक दूसरे में मतभेद तो होते ही हैं। मतभेद होना जाहिर सी बात है, तो मतभेद को हम गलत नहीं बोल सकते, ऐसे नहीं बोल सकते कि इनका कोई मतलब भूमिका ही नहीं है। तो जगह जगह हमारे पास जहां पे जिस तरीके से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को लेकर चलते हैं, वैसे ही डॉक्टर नगेंद्र जी के बारे में भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में विभिन्न प्रकार की टिप्पणियां की हैं, विभिन्न प्रकार की बातें बोली हैं, कटाक्ष में भी बोली हैं तो उसके समर्थन में भी बोली हैं। उन्हीं बातों को हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं, इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। भाई, इनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या हैं। प्रमुख रचनाएं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं, माफ कीजिएगा, डॉक्टर नगेंद्र जी की प्रमुख रचनाएं। सबसे पहले हम इनकी रचनाओं की बात करते हैं तो हम सबसे पहले सर्वथा रस सिद्धांत, जो इनकी महत्वपूर्ण रचना है, उसको कदापि नहीं भूल सकते, उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद में हिंदी साहित्य का इतिहास,
हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास जो इनका मुख्य ग्रंथ है, जो 1973 ईस्वी में 73 विक्रमी संवत में 16 भागों में प्रकाशित हुआ है, उसको नहीं छोड़ सकते। उसके बाद में रीति काव्य की भूमिका, हिंदी शब्द सागर की भूमिका में से ही इन्होंने ली है। ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे बिंदु हैं, अगर हम इनको नकार देंगे तो ये हमारे लिए एग्जाम की दृष्टि से सही नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं बताता हूं। सबसे पहले जो इनकी रचना है वह है रस सिद्धांत। कौन सी? रस सिद्धांत। रस सिद्धांत, इसमें रस सिद्धांत जो रचना है उसमें डॉक्टर नगेंद्र ने रस, जो काव्य शास्त्र के अंदर जो रस टॉपिक है, रस नाम की जो चीज है, उसके ऊपर विशेष तरीके से टिप्पणियां अपनी व्यक्त की हैं। दूसरा जो इनका ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास। कौन सा? हिंदी साहित्य का इतिहास। इतिहास यह इनकी एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है भाई, हिंदी साहित्य का इतिहास, क्योंकि हम साहित्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं और इन्होंने साहित्य इतिहास पे ग्रंथ भी लिखा है। ठीक, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। तीसरी जो रचना क्या है? हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। ये जो हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास है, इसका प्रकाशन 1973 विक्रमी संवत, 1973 विक्रमी संवत। मैंने कल आपको बताया था कि विक्रमी संवत को अगर सन में बदलना हो ना, तो विक्रमी संवत में से क्या करोगे? सन में बदलना है तो 57 घटा दो भाई, 1973 है, इसमें से 57 कम कर दो, 13 में से 7 गए 6। ठीक है, इधर बचे 6 में से 5 गए 1, यानी कि 1916 सन 1916 ईस्वी के अंदर इनका जो ये इतिहास ग्रंथ है, इसका प्रकाशन हुआ है। किस नाम से? हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण, सर्वमान्य और सबसे महत्वपूर्ण जो इनकी जो रचना है, मोस्ट इंपोर्टेंट करके लगा लीजिएगा, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। ठीक है, इसके बाद में एक रचना और है इनकी, रीति काव्य की भूमिका। कौन सी? रीति काव्य की भूमिका। चौथी रचना, रीति काव्य की भूमिका। रीति काव्य की जो भूमिका है, वह भूमिका इन्होंने कहां से ली है? हिंदी शब्द सागर की भूमिका में। हिंदी शब्द सागर की भूमिका किसकी है? हिंदी शब्द सागर की भूमिका आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल का ग्रंथ जो है, वह है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो सबसे पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के नाम से उसके रूप में प्रकाशित किया गया था, जो विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए, विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए तैयार एक संक्षिप्त नोट्स थे। मैं आपको बता चुका हूं, जब आचार्य शुक्ल पढ़ाया था तो उसके बारे में हमने चर्चा की थी। ठीक है, तो ये कहां से ली गई? हिंदी शब्द सागर की भूमिका में। हिंदी शब्द सागर की भूमिका में। यह चीज हम जब शुक्ल जी पढ़ रहे थे उस टाइम पे भी हमने इनके बारे में चर्चाएं की थी, डिस्कस किया था। ठीक है भाई, इनके संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास को 4 कालखंडों में बांटा गया है। जो ये नगेंद्र जी है ना, इन्होंने संपूर्ण जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको 4 कालखंडों में बांटा है, और तथा आधुनिक काल को पुनः 4 भागों में विभक्त किया गया। ये चीज मुख्य है, इसीलिए हमें डॉक्टर नगेंद्र जी पढ़ रहे हैं। ठीक है,
इनके द्वारा संपूर्ण हिंदी साहित्य, इनके द्वारा संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास को चार कालखंडों में, चार कालखंडों में विभक्त किया गया, विभक्त किया गया तथा आधुनिक काल को, आधुनिक काल को पुनः चार भागों में पुनः चार भागों में विभक्त किया गया, विभक्त किया गया। अब मेरे भाई एक बात ध्यान दे लीजिएगा कि इन्होंने आदिकाल को चार भागों में विभक्त किया, तो आदिकाल के भी इन्होंने अलग अलग पार्टीशन किए हैं, ठीक है, यह चीज हमें जाननी जरूरी है। और सबसे ज्यादा जब हमें जरूरत होगी 1918 1920 उसके आसपास, किसी ने 1918 माना है तो किसी ने 1920 माना है, उस चीज के ऊपर हम देखेंगे, वहां पे चलेंगे, जब उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले आदिकाल, चार कालखंड कैसे कैसे किए। सबसे पहले आदि काल। अब आदिकाल को इन्होंने कब से कब तक माना, इसका समय क्या निर्धारित किया, 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक, 7वीं शताब्दी के मध्य से 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक, 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक इन्होंने आदिकाल को रखा। इसके बाद में जब ये गए दूसरे काल की ओर, तो दूसरा काल आया भक्ति काल। कौन सा? भक्ति काल। और भक्ति काल का जो इन्होंने काल विभाजन किया और जो उसका समय दिया, वो कब से दिया, 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक, 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक किसको रखा भाई? भक्ति काल। इसके बाद में तीसरा काल रीति काल। रीति काल। और रीति काल का जो समय निर्धारित किया इन्होंने किया 17वीं शताब्दी के मध्य से के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक, और उसके बाद चौथा जो अंतिम काल इन्होंने बताया आधुनिक काल, उसका काल विभाजन किया आधुनिक काल। इसका समय क्या रखा इन्होंने? 19वीं शताब्दी के मध्य से अब तक, 19वीं शताब्दी के मध्य से
अब तक। और इसको मैंने आपको पहले बता दिया था कि इन्होंने आदिकाल का पुनः 4 भागों में विभक्त किया है। किसको? आदिकाल को। ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया? देखो, सबसे पहले हम इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में जान लें तो रस सिद्धांत काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है इनका। इसके बाद में हिंदी साहित्य का इतिहास, यह इतिहास ग्रंथ है। इसके बाद में इन्होंने अपना खुद का लिखा हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, 1973 विक्रमी संवत या 1916 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। इंपॉर्टेंट है। और हिंदी साहित्य का इतिहास जो हम पढ़ते हैं डॉक्टर नगेंद्र का, वह इसी नाम से आता है, हिंदी साहित्य के बृहत इतिहास के नाम से ही। ठीक है, इसमें इसके बाद में रीति काव्य की भूमिका हिंदी शब्द सागर की भूमिका से ली। कौन? आचार्य शुक्ल जी से। ठीक है, इनके द्वारा संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास को कितने कालखंडों में भाई? 4 कालखंडों में विभक्त किया गया तथा आधुनिक काल को पुनः 4 भागों में विभक्त किया। ठीक है, यह बात हम जान चुके हैं। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि भाई आदिकाल का जो समय रखा इन्होंने, वो रखा 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक। इसके बाद में भक्ति काल का जो समय रखा 14वीं शताब्दी के मध्य से और 17वीं शताब्दी के मध्य तक। ठीक है, इसके बाद में इन्होंने रीतिकाल का जो समय रखा वह रखा 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक। इसके बाद में आधुनिक काल, और इसका समय रखा 19वीं शताब्दी के मध्य से अब तक। ठीक है, तो अब तक जो ये रखा आधुनिक काल, इसको हम आगे वापस से डिफाइन करेंगे, क्योंकि इसके पुनः 4 भाग किए हैं। किसने? डॉक्टर नगेंद्र ने। ठीक है भाई, यहां तक हो गया ना? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? अब देखिए, इनका जो आधुनिक काल है उसको अलग अलग काल खंडों में विभक्त करते हैं। तो हम लिखते हैं, ऊपर हेडिंग लगाते हैं, आधुनिक काल। क्या? आधुनिक काल। आधुनिक काल। आधुनिक काल को कब से कब तक माना? 19वीं शताब्दी के मध्य से अब तक किन्होंने माना भाई? डॉक्टर नगेंद्र ने। ठीक है, अब इसको पुनः 4 कालखंडों में विभक्त किया आधुनिक काल को। और वो 4 कालखंड कैसे किए? ये लो कर दिए भाई 4 कालखंड। ठीक है, नंबर एक पे इन्होंने क्या किया? पुनर्जागरण काल या भारतेंदु युग। पुनर्जागरण काल, या इसी का दूसरा नाम रखा, वो क्या रखा? भारतेंदु युग। भारत का है जो इंदु, भारतेंदु युग। और ये कब से रखा? 1857 ईस्वी। भाई देखो, भारतेंदु जो युग है उसका सभी विद्वानों ने 1857 ईस्वी से उसकी शुरुआत मानी है, क्योंकि 1857 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, जिनके नाम पर यह युग चल रहा है आधुनिक काल के अंदर, उनका जन्म हुआ था 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक किसको माना भाई? भारतेंदु युग या पुनर्जागरण काल।
इसके बाद में जो दूसरा युग इन्होंने लिया वह था बहुत ही हमारे पूजनीय जागरण सुधार काल, जिसे द्विवेदी युग, जागरण सुधार काल, या इसी को नाम दिया द्विवेदी युग। यह कब से रखा? 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी। मैंने बताया था ना भाई, 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी। नगेंद्र ने 1918 माना है, बाकी सभी विद्वानों ने 1920 माना है इस युग को। ठीक है, आगे पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा इसके बारे में, वापस से चर्चा करेंगे। नंबर 3 पे आता है छायावाद। और छायावाद का जो समय माना 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी। ठीक है, छायावाद है, उसके अंदर ही एक इन्होंने काल और बनाया जिसका नाम दिया छायावादोत्तर काल। इसी के अंदर छायावादोत्तर काल। और जो छायावादोत्तर काल है, इसका स्पेशल या मतलब स्पेशल टाइम इसका नहीं बताया। इसके बाद में जो आगे बढ़ते हैं, जो चौथा इसका जो विभाजन किया आधुनिक काल का, वह किया प्रगति या प्रयोग काल। प्रगति प्रयोग काल। अब मेरे भाई देखो, प्रगति और प्रयोग काल जो है वह कब से कब तक माना? 1938 ईस्वी से 1938 ईस्वी से 1953 ईस्वी। 1938 ईस्वी से 1953 ईस्वी। ठीक है, इसके बाद में जो काल इसका प्रगतिवाद या प्रगति या प्रयोग जो काल है, उसी के अंतर्गत इन्होंने माना नवलेखन काल या नई कविता। नवलेखन काल या नई कविता। नवलेखन काल या नई कविता, इसका जो समय रखा 1953 ईस्वी के बाद का समय रखा। 1953 ईस्वी के बाद, 1953 ईस्वी के बाद। ठीक है, यह इनका काल विभाजन था। जो आधुनिक काल का इन्होंने जो काल विभाजन किया, 4 काल विभाजन किए। पुनर्जागरण या भारतेंदु युग 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, जागरण सुधार काल द्विवेदी युग 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक, छायावाद 1918 से 1938, और इसमें 1938 की जगह भाई 1936 भी मानते हैं, वो जब आएगा मैं आपको अवगत करवाऊंगा। ठीक है, इसी के अंदर छायावाद के अंदर ही इन्होंने माना छायावादोत्तर, छायावाद धन उत्तर, यानी कि छायावाद जो है ना उसका उत्तर काल, यानी कि अंतिम काल। यह 1938 के आसपास का काल रहा होगा। प्रगति प्रयोग काल 1938 से 1953 ईस्वी के मध्य। नवलेखन काल या नई कविता का जो युग बताया इन्होंने 1953 ईस्वी के बाद का जो काल बताया वह बताया नवलेखन काल या नई कविता। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा। इसके बाद में हम क्या बोलते हैं, क्या किया इन्होंने 1948 ईस्वी में रीतिकाल की भूमिका वह महाकवि देव के विषय पर
शोध की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने 1948 ईस्वी में, लिख देता हूं, इन्होंने 1948 ईस्वी में 1948 ईस्वी में रीतिकाल की भूमिका व रीतिकाल की भूमिका व महाकवि देव के विषय पर, महाकवि देव के विषय पर महाकवि देव के विषय पर शोध की उपाधि प्राप्त की। शोध की उपाधि, आप शोध जानते हो, पीएचडी बोलते हैं ना जिसको, वो शोध की उपाधि यानी कि पीएचडी, पीएचडी, शोध की उपाधि प्राप्त की। अब मुझे बताइएगा, इसमें कोई अगर कमी लग रही है आपको तो बताओ। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग, फिर क्या है कि इसको थोड़ा समझा देता हूं, फिर हमारे जो शुक्ल जी है ना, नहीं क्या बोलते हैं, नगेंद्र जी है ना, वो हमारे खत्म हो गए। ठीक है, हाँ ले लिया होगा। आधुनिक काल, आधुनिक काल के इन्होंने 4 काल विभाजन किया। आपको मैंने बताया था कि इनको 4 कालखंडों में बांटा। 19वीं शताब्दी से के मध्य से अब तक का जो काल बताया इन्होंने आधुनिक काल बताया। इसमें इन्होंने काल विभाजन किया पुनर्जागरण काल, जिसको भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। 1857 भारतेंदु का जन्म से लेकर 1900 ईस्वी तक। ठीक है, इसके बाद में जागरण सुधार काल, जागरण सुधार काल के को दूसरा नाम बताया इन्होंने द्विवेदी युग। द्विवेदी कौन से? हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, उनके नाम पर। कब से? 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। और यहाँ पे बहुत से विद्वान 1920 ईस्वी मानते हैं भाई इसको। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जब आएगा ना तब मैं आपको इसको स्पष्ट तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है भाई। इसके बाद में छायावाद, छायावाद जो काल बताया इन्होंने 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी का जो मध्य का काल बताया वह छायावाद। और इसी के अंतर्गत इन्होंने डाल दिया छायावादोत्तर, छायावाद धन उत्तर काल। यह मतलब छायावाद का जो अंतिम युग, अंतिम बिंदु चरम पर था, छायावाद जब अंतिम रूप से अपने युग पे था, अंतिम तरीके से था, तो वहां उस युग को इन्होंने छायावादोत्तर काल के नाम से संबोधित किया। इसके बाद में प्रगति या प्रयोग काल, प्रगति या प्रयोग काल 1938 ईस्वी से 1953 ईस्वी के जो मध्य का काल बताया इन्होंने प्रयोग या प्रगति, प्रगति या प्रयोग काल नाम से संबोधित किया। जिसके बाद में इन्होंने नवलेखन काल या नई कविता जो बताई 1953 के बाद में जो चली आ रही है वह नई कविता बताई। इन्होंने 1948 ईस्वी में रीतिकाल की भूमिका, भाई देख लो रे, रीतिकाल की भूमिका वह महाकवि देव, देव कौन से? रीतिकालीन कवि देव, देव को जानते हो ना, देव, उसके विषय पर शोध की उपाधि यानी कि पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। और हमने हमारा नगेंद्र कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इतना ही है नगेंद्र, और कुछ खास नहीं है। जो चीजें हैं खास खास वो मैंने आपको नोट करवा दी हैं और बता दी हैं। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। आदर्श काल विभाजन नागरिक प्रचारिणी सभा काशी के ऊपर, क्योंकि जो काशी का जो काल विभाजन है ना वह सर्वमान्य काल विभाजन है। इसके ऊपर कोई किंतु परंतु का तो सवाल ही नहीं उठता। नागरिक प्रचारिणी सभा काशी का जो काल विभाजन है ना उसके ऊपर, और उसी को आजकल ऑथेंटिक माना जाता है, उसी काल विभाजन को आधार बनाकर प्रश्न किए जाते हैं। तो वो काल विभाजन हम देख लेते हैं एक बार। कौन सा भाई? आदर्श काल विभाजन के नाम से है। आदर्श काल विभाजन
अब आदर्श काल विभाजन का नाम सुनते पता चल गया आदर्श मतलब स्पेशली है भाई काल विभाजन तो। लेकिन क्या किसने है, यह किया नागरिक प्रचारणी सभा काशी द्वारा 1983 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में, माफ कीजिएगा, नागरिक प्रचारिणी सभा काशी। नागरिक प्रचारिणी सभा है जो उसका कार्यालय है वह कहां पर स्थित है भाई, काशी में। काशी द्वारा 1993 ईस्वी में, द्वारा, माफ कीजिएगा बार बार 1993 आ रहा है, द्वारा नागरिक प्रचारिणी सभा काशी द्वारा 1893 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में, ईस्वी में, 1893 ईस्वी में हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, किस नाम से, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास 16 भागों में विभाजित किया गया, 16 भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में भाई, 16 भागों में। और जो नागरिक प्रचारिणी सभा जो काशी है ना, इसके लेखक कितने, अनेक विद्वानों द्वारा रचित है ये इतिहास ग्रंथ, अनेक विद्वानों द्वारा रचित, अनेक विद्वानों द्वारा रचित है कौन सा ग्रंथ, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। क्यों, क्योंकि यह नागरिक प्रचारिणी सभा काशी द्वारा 1893 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, इसको 16 भागों में विभाजित किया गया, ये बात आपको जानकारी है इसके बारे में। ठीक है, इसके बाद में देखो इसके 16 भाग कैसे कैसे किस प्रकार से किए गए हैं। सबसे पहले जो इसका काल विभाजन किया गया उसमें जो 1 नंबर पे क्या दिया गया, आदिकाल, आदिकाल। ठीक है, अब आदिकाल है आदिकाल को 1000 से 1350 ईस्वी के मध्य इन्होंने रखा, 1000 से ईस्वी से 1350 ईस्वी, 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक इन्होंने किसको रखा, आदिकाल को रखा। ठीक है, उसके बाद में भक्ति काल, नंबर 2 भक्ति काल। और भक्ति काल का जो समय इन्होंने बताया वह बताया 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक, 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक किसको रखा, भक्ति काल को। इसके बाद में तीसरे नंबर पे जो रखा वह था रीतिकाल, रीतिकाल। और हम जो ये अध्ययन करेंगे ना वह भैया आदर्श काल विभाजन के अकॉर्डिंग ही करेंगे। ठीक है, आगे जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो इसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। अनेक विद्वानों के अनेक मत मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो जिसका हम मुख्य रूप से अध्ययन करेंगे वह है आदर्श काल विभाजन नागरिक प्रचारिणी सभा काशी द्वारा जो प्रकाशित हुआ था, इसी के अनुरूप 1893 में, इसी के अनुरूप हम इसका अध्ययन करेंगे। 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक कौन सा काल रहा, रीतिकाल। इसके बाद में आधुनिक काल नंबर 4 के ऊपर लिया गया, आधुनिक काल। और आधुनिक काल का जो विभाजन किया इन्होंने 1850 ईस्वी से
1850 ईस्वी से अब तक जो काल विभाजन किया, अब तक का जो काल विभाजन रहा वह रहा आधुनिक काल का। ठीक है समय। अब आधुनिक काल को इन्होंने कितने भागों में बांटा वह मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो इस आधुनिक काल का हम विभाजन करेंगे। ठीक है, तो आधुनिक काल का जो सबसे पहला जो विभाजन, जो मतलब इसको ही हम बांटते हैं अनेक भागों में जो इन्होंने बांटा था। ठीक है, तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं नंबर 1 पर। इन्होंने क्या नाम दिया और किस तरीके से इसको बदला। ठीक है, क्या क्या माना। सबसे पहले पुनर्जागरण या भारतेंदु युग, पुनर्जागरण या भारतेंदु युग, भारतेंदु युग। आप जानते हो कि भारतेंदु युग को कब से माना गया है भाई? देखो 1850 ईस्वी, 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक का जो युग रहा वह कौन सा युग रहा? भारतेंदु युग रहा। कब से? 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक का जो युग रहा वह कौन सा युग रहा? भारतेंदु या पुनर्जागरण युग रहा। उसके बाद में जागरण सुधार काल, दूसरा कौन सा? जागरण सुधार या द्विवेदी युग, द्विवेदी युग। और जो द्विवेदी युग था वह 1900 से शुरू होकर के इन्होंने कर दिया 1920 ईस्वी। देखो मैंने बताया था 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक का जो काल माना इन्होंने वह माना द्विवेदी युग। और नगेंद्र क्या माना था? 1918 ईस्वी, जो हम अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ के आए हैं। इसके बाद छायावाद काल, तीसरा काल कौन सा रहा? छायावाद, छायावाद, छायावाद काल। इसको छायावाद काल को क्या किया? विभिन्न नामों से विभक्त किया। इसका दूसरा नाम रखा प्रसाद पंत निराला युग काल। कौन सा? प्रसाद पंत निराला युग। यह कब से कब तक रहा भाई? 1920 ईस्वी से लेकर के 1920 ईस्वी से लेकर के इन्होंने माना इनको 1936 ईस्वी। और नगेंद्र ने क्या माना था भाई? 1938 ईस्वी। मैं बता चुका था। ठीक है, इसके बाद में नगेंद्र के अनुसार छायावाद को कब से कब तक माना गया? पढ़ चुके हैं। नगेंद्र के अनुसार कब से कब तक माना गया? यह चीज हम पढ़ चुके हैं, वापस से बता दे रहा हूं। 1920 से 1938 ईस्वी, 1920 से ईस्वी से 1938 ईस्वी। किसने माना था भाई? नगेंद्र ने। नंबर चौथा प्रगतिवाद या साम्यवादी युग, प्रगतिवाद या साम्यवादी युग। और प्रगतिवाद या साम्यवादी युग जो माना इन्होंने 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी, ईस्वी से 1943 ईस्वी। ठीक है, इसके बाद में जो पांचवा विभाजन किया वह किया प्रयोगवाद, तार सप्तक या अज्ञ युग। प्रयोगवाद, तार सप्तक या अज्ञेय युग। क्योंकि तब तक कौन आ गए थे? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे। ठीक है, इनका जो काल रहा 1943 से 1953 ईस्वी।
ईस्वी से 1953 ईस्वी। भाई देखो कितने 5 विभाजन इन्होंने कर दिए, बाकी विभाजन मैं इधर लिख दे रहा हूं, ठीक है। जो छठा विभाजन किया, छठा विभाजन, छठा नाम इन्होंने दिया इसके बाद में नवलेखन या नई कविता युग। नव लेखन या नई कविता युग। और जो नई कविता युग जो इन्होंने रखा वह नवलेखन या नई कविता युग 1953 ईस्वी से 1960 ईस्वी तक, ठीक है। इसके बाद में साठोत्तरी कविता, जो नंबर 7 किया इन्होंने वह किया साठोत्तरी कविता। यह साठोत्तरी कविता है, 60 के उत्तर वाली जो कविता है उसको साठोत्तरी नाम दिया गया, और यह हुआ 1960 ईस्वी से अब तक। और यह था हमारा नागरी प्रचारणी सभा काशी का काल विभाजन, ठीक है, जो इन्होंने किया, और यही हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, ठीक है, ले लिया। नागरी प्रचारणी सभा काशी, आदर्श काल विभाजन किसने किया? नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा 1893 ईस्वी में हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, हिंदी साहित्य का कौन सा बृहद इतिहास किन्होंने लिखा? अनेक विद्वानों द्वारा रचित है, कोई स्पेशल एक विद्वान का इसमें नाम नहीं है। इन्होंने काल विभाजन किस प्रकार से किया? सबसे पहले आदिकाल 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक, उसके बाद भक्ति काल 1350 से 1650 ईस्वी, इसके बाद रीति काल 1650 से 1850 ईस्वी, उसके बाद आधुनिक काल 1850 ईस्वी से अब तक के काल को आदिकाल नाम दिया, ठीक है, आधुनिक काल नाम दिया। इसके बाद में देखो आधुनिक काल का इन्होंने काल विभाजन किया, 7 कालखंड किए आधुनिक काल के अंतर्गत। सबसे पहले इन्होंने किया पुनर्जागरण या भारतेंदु युग। जो भारतेंदु युग रहा वह रहा 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक का जो काल रहा उसको भारतेंदु या पुनर्जागरण काल के नाम से जाना गया। दूसरा जो युग रहा जागरण सुधार या द्विवेदी युग, इसको 1900 ईस्वी से और 1920 ईस्वी के मध्य का जो काल रहा वह द्विवेदी युग या जागरण सुधार काल कहा। और 1918 किसने माना था भाई? नगेंद्र ने माना था, मैं आपको बता के आ चुका हूं जस्ट अभी थोड़ी देर पहले। इसके बाद में छायावाद जो काल था उसको प्रसाद पंत और निराला युग के नाम से जाना जाता है। छायावाद के एक जो महान कवि हैं प्रसाद, कौन? जयशंकर प्रसाद पंत, सुमित्रानंदन पंत, निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका जो युग माना इन्होंने माना, इनका युग क्या 1920 ईस्वी से 1936 ईस्वी के जो मध्य का काल था उसको माना छायावाद काल। और छायावाद नाम से जो नगेंद्र ने माना उनके अनुसार क्या रहा 1920 से 1938। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार यहां से क्वेश्चन अटकता है, आप देखना इस बार भी आ सकता है, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखें इस चीज का। इसके बाद में प्रगतिवाद या प्रयोगवाद या साम्यवादी युग, यह रहा 1936 से और 1943 के मध्य का जो काल रहा यह प्रगतिवाद या साम्यवादी युग के नाम से जाना गया। इसके बाद में प्रयोगवाद जो तार सप्तक वाला कवि है, जो अज्ञ है, जिन्होंने तार सप्तक बनाए हैं, कितने? 3। उसके बाद में चौथा, ठीक है, अब मैं आपको वो बताऊंगा 3 है 4 है कैसे हैं, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, जब तक मैं हूं आपके साथ में आपको बेझिझक नो टेंशन पढ़ना, ठीक है। देखो 1943 ईस्वी से 1953 का जो ईस्वी का जो युग रहा वह रहा प्रयोगवाद, जिसे तार सप्तक क्यों? क्योंकि इसमें तार सप्तकों को बनाया गया, जिसमें एक सप्तक में 7 कवि थे, 7 कवियों को लिया गया, इसलिए इनका नाम तार सप्तक पड़ा। देखो अज्ञ युग, क्योंकि यहाँ पे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ का महत्वपूर्ण भूमिका रही, इसलिए इसे अज्ञ युग के नाम से जाना गया। नवलेखन या नई कविता, यह कब रहा?
1953 ईस्वी से 1960 ईस्वी तक का जो काल रहा, यह नवलेखन या नई कविता युग के नाम से जाना गया। और साठोत्तरी कविता, 60 धन उत्तरी, 60 के बाद की, 60 के उत्तरार्ध की जो कविताएं हैं, 1960 से अब तक की जो कविताएं हैं, उनको साठोत्तरी कविता के नाम से जाना गया। इतनी चीज समझ में आई है तो हम आगे बढ़ते हैं। हमने ये कंप्लीट कर लिया। इसके बाद में देखिए, इसके ऊपर कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताई गई हैं, वह मैं आपको एक बार बता देता हूं। यह ग्रंथ संकलित है, अर्थात यह ग्रंथ संकलित है, ठीक है। अर्थात देखो, यह ग्रंथ एक क्या है, संकलित ग्रंथ है, अर्थात इसे 100 से अधिक लेखकों ने मिलकर लिखा। इसे 100 से अधिक लेखकों ने मिलकर लिखा। कितने? 100 से भी अधिक लेखकों ने मिलकर इस ग्रंथ की रचना की। यह संकलित ग्रंथ है इसलिए, ठीक है। इस ग्रंथ को नागरी प्रचारणी सभा काशी ने लिखवाया। इसे नागरी प्रचारिणी सभा काशी में लिखवाया। भाई जाहिर सी बात है, आदर्श काल विभाजन, ठीक है, जिसमें कुल 18 खंड हैं। प्रथम 16 खंड, जिसमें कुल 18 खंड हैं। प्रथम 16 खंड, प्रथम 16 खंड पहले प्रकाशित हुए तथा बाद में 2 खंड और जोड़े गए। पहले प्रकाशित हुए तथा बाद में 2 खंड और जोड़े गए। प्रथम 2 खंड हैं वह पहले प्रकाशित हो चुके थे, उसके बाद में इसमें 2 खंडों को और जोड़ा गया। इस ग्रंथ का मूल ढांचा शुक्ल जी के इतिहास पर आधारित है। इस ग्रंथ का मूल ढांचा शुक्ल जी के ग्रंथ पर आधारित है। किसका? इस ग्रंथ का मूल ढांचा है वह शुक्ल जी के ग्रंथ पर आधारित है, या शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ पर आधारित है। लिख दो बीच में इतिहास।
इतिहास ग्रंथ पर आधारित है। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र ने इसमें रीतिकाल या छठे खंड के बारे में लिखा है। किसने? डॉक्टर नगेंद्र ने। इसमें डॉक्टर नगेंद्र ने इसमें रीतिकाल या छठे खंड के बारे में लिखा है। रीतिकाल या छठे खंड के बारे में लिखा है। किसने भाई? डॉक्टर नगेंद्र ने। ठीक है, क्योंकि इन्होंने रीतिकाल पे और डॉक्टर महाकवि देव के ऊपर क्या कर रखी थी? पीएचडी, शोध कार्य कर रखा था। कब किया था वो मैं आपको बता चुका हूं। 1948 ईस्वी में किया था, है ना? हाँ, लिखा है, जिसे बाद में रीति काव्य की भूमिका नाम से स्वतंत्र रूप से प्रकाशित करवाया। जिसे बाद में रीति काव्य की भूमिका रीति काव्य की भूमिका नाम से स्वतंत्र रूप से प्रकाशित करवाया। किसने? डॉक्टर नगेंद्र ने। ठीक है भाई, इतनी बात हम जान चुके हैं। अब देखो, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, ले लिया? अरे बड़े समय, क्या हो रहा है आज ये? ठीक है भाई, हो गया ना? देखो, आदर्श काल विभाजन, यह ग्रंथ संकलित है, अर्थात इसमें 100 से अधिक लेखकों ने मिलकर लिखा है इसको। भाई एक बार स्क्रीनशॉट वापस ले लीजिएगा, क्योंकि ये जो थोड़ा स्टैंड था ये थोड़ा घूम गया था, इस वजह से ये थोड़ा सही नहीं आया होगा। ले लिया? अब मैं करता हूं इसको। ठीक है, यह ग्रंथ संकलित है, ठीक है, अर्थात इसमें 100 से अधिक कवि लेखकों ने मिलकर लिखा है। ठीक है, ये बात बहुत अच्छी है, स्पष्ट है। इसे नागरिक प्रचारणी सभा काशी ने लिखवाया, जिसमें कुल 18 खंड हैं। प्रथम 16 खंड पहले प्रकाशित हुए तथा इसमें बाद में 2 खंड और जोड़े गए, इसलिए ये 18 खंड हो गए। ठीक है, इस ग्रंथ का मूल ढांचा शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ पर आधारित है। इंपॉर्टेंट चीज है भाई, लिख लेना। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र ने इसमें रीतिकाल या छठे खंड में क्या है? छठे खंड में इसके में रीतिकाल है, इसके बारे में लिखा, जिसे बाद में रीति काव्य की भूमिका नाम से स्वतंत्र रूप से प्रकाशित करवाया। क्यों रीति काव्य की भूमिका? रीति काव्य की भूमिका, भाई देखो, इन्होंने लिखा छठे खंड के बारे में। अब रीतिकाल के बारे में क्यों लिखा? रीतिकाल के बारे में इसलिए इन्होंने लिखा क्योंकि इन्होंने क्या कर रखी है? पीएचडी। किस पे? रीतिकाल पे, और महाकवि देव पे। कब की? 1948 ईस्वी। इतनी बातें हमें पता है। ठीक है भाई, तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने आदर्श काल विभाजन को पढ़ा, और इसके पहले क्या किया हमने, मतलब डॉक्टर नगेंद्र जी का जो इतिहास ग्रंथ था उसके बारे में अध्ययन किया। ठीक है, यह हो जाने के बाद में अगली कक्षा में हम क्या पढ़ेंगे? जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन बच रहा है हमारे पास, वो जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन करेंगे, और उसके बाद में कुछ साहित्य की महत्वपूर्ण चीजें हैं उनके ऊपर चर्चा करने के बाद में हमारा जो ये भूमिका वाला चैप्टर था यह समाप्त हो जाएगा। एक ही कक्षा के अंदर हम ये कंप्लीट कर लेंगे, हो सके उतना। ठीक है, बाकी मैं बता नहीं सकता कि कंप्लीट कितना समय लगेगा, और उसके बाद में हम इसको समाप्त कर देंगे, जो भूमिका है इस चीज को। ठीक है, करने को तो आज भी कर सकते हैं, बहुत
टाइम है हमारे पास, लगभग 10 से 15 मिनट बाकी हैं, लेकिन क्या है कि आज थोड़ा सेटिंग नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि ये बार बार हिल डुल रहा है, ठीक है, इस वजह से। तो माफ कीजिएगा, आज की कक्षा के लिए इतना ही, और कल हम इस कक्षा को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा लंबा खींचेंगे, क्योंकि कल मुझे लगता है कि ये कक्षा बहुत ज़्यादा लंबी जाने वाली है, लगभग 1.5 घंटे का समय भी लग सकता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम करेंगे, कोशिश करेंगे, और कल इसको कंप्लीट करेंगे, इस जो भूमिका है ना इसको, ठीक है। 10 कक्षाएं हो जाएंगी, और 10 कक्षाओं में भूमिका बहुत होती है, कोई नहीं पढ़ाता, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपकी सफलता ही हमारा ध्येय है, सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है कि आप सफल हो जाए, ठीक है। फिर चाहे वो मैं हो, चाहे कोई और टीचर हो। मैं अपने आप को शिक्षक नहीं मानता, मैं भी विद्यार्थी हूं। क्यों? क्योंकि जो विद्यार्थी होता है वह हमेशा अपडेट रहने की कोशिश करता है। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। कल फिर मिलेंगे एक अच्छे और महत्वपूर्ण बिंदु के साथ में, जॉर्ज ग्रियर्सन जी के साथ में। उसके बाद में साहित्य के साक्ष्य देखेंगे, और उसके बाद में हम आदिकाल की तरफ अग्रसर होंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।